रिकॉर्ड हुआ। हाँ। सबको नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं माइग्रेन पे। और माइग्रेन पे आज हम फिर से शुरू से सारी बातचीत करेंगे। जो लास्ट क्लास में हमारी बातचीत रह गई थी उस बातचीत को वहीं छोड़ के उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो माइग्रेन में जो सबसे ज्यादा जरूरी माइग्रेन में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज हमें समझने की है वो ये समझना है कि आखिर माइग्रेन किसी को अगर होता है तो क्यों होता है माइग्रेन। ठीक है। तो माइग्रेन क्या है, क्यों होता है, इन सारी चीजों से हम एक एक करके शुरू करते हैं। तो माइग्रेन क्या है, क्यों होता है। माइग्रेन एक ऐसा सरदर्द है जो जिस फीमेल को होगा वो फीमेल आसानी से इसको एक्सपीरियंस कर सकती। ऐसा नहीं है कि माइग्रेन सिर्फ फीमेल्स को होता है, ये मेल्स को भी होता है। बहुत सारे मेल्स माइग्रेन का पेन कई बार एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, या कुछ लोग जो माइग्रेन के लिए परेशान है उनको बार बार पेन्स आते भी रहते हैं। तो ये पेन्स क्या है, क्यों है, और कैसे इनको आइडेंटिफाई करना है, ये सारी चीजें हम एक एक करके समझते हैं। तो माइग्रेन एक तरह का सरदर्द है लेकिन दूसरे सरदर्द से अलग है। जब नॉर्मल किसी को कोई सर दर्द होता है तो उसमें क्या होता है कि उसको पूरे सर में दर्द होता है। हो सकता है कि उसको माथे में दर्द हो, पीछे दर्द हो, साइड पे दर्द हो। लेकिन माइग्रेन का पेन यूजली थोड़ा अलग तरीके का होता है। माइग्रेन के पेन में सिर्फ आधे सर का दर्द होता है, आधे सर में दर्द नहीं होता। तो माइग्रेन जो है आपको सिर्फ आधे सर का दर्द देता है, पूरे सर का दर्द नहीं होता माइग्रेन में। माइग्रेन जो है आधे सर दर्द के अलावा जो बड़ी कॉमन प्रॉब्लम लेके आता है वो लेके आता है नोजिया या वोमिटिंग सेंसेशन। तो ये पेन अगर आपने पेन किलर से सबसाइड नहीं किया है तो आगे चल के ये वोमिटिंग तक पहुंचेगा और आपको उल्टियां होंगी, तकलीफ होगी, परेशानी होगी। तो ऐसा सर दर्द जो अंत में वोमिटिंग तक पहुंचे, वोमिटिंग के बाद आराम आए, ऐसे सर दर्द को माइग्रेन का दर्द कहते हैं। ठीक। माइग्रेन का दर्द क्यों होता है, क्या इसकी अंडरस्टैंडिंग है। तो अगर हम माइग्रेन के दर्द को समझे तो सबसे जो बेसिक कॉज निकल के आता है वो न्यूरोलॉजिकल कॉजेज निकल के आते हैं कि न्यूरोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट की वजह से माइग्रेन की शुरुआत होती है। तो इसमें अक्सर क्या होगा, बहुत टॉर्चर करने वाला पेन होगा, बहुत तकलीफ देने वाला पेन होगा, और ये पीरियोडिक पेन होगा जो कि आगे चल के कई बार आएगा जाएगा आएगा जाएगा। तो ये जो पेन बार बार आ रहा है जा रहा है ये पेन है माइग्रेन का पेन, जो कि बहुत ज्यादा परेशान करता है। कई बार इसमें जो है बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स भी एसोसिएट मिलेंगे जो आपको लाइट से तकलीफ दिलाएंगे। जैसे आप बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट में चले जाओ तो माइग्रेन बढ़ जाएगा। धूप में चले जाओ, स्पेशली सूरज देवता की गर्मी में जाए और आपका सर दर्द बढ़ जाए, ज्यादा धूप लग जाए। भूख लगी है, खाना नहीं मिला आपको, टाइमली आपने खाना नहीं खाया, तो आपको माइग्रेन का पेन बढ़ जाएगा। तो भूख की वजह से पेन बढ़ना, नींद न पूरी होने की वजह से पेन बढ़ना, या फिर धूप में जाने की वजह से पेन बढ़ना, बहुत ज्यादा शोर होने की वजह से पेन बढ़ना, ऐसे कई सारे पेन के कारण हैं जिनको हम माइग्रेन से रिलेट कर सकते हैं। तो माइग्रेन जो है, अगर ऐसे कारणों में आपको पेन आ रहा है तो समझ लीजिए कि माइग्रेन है। यहां तक कि माइग्रेन में कई बार ना आंखों से देखने में भी तकलीफ होती। विजुअल डिस्टरबेंस भी बहुत कॉमन है माइग्रेन में। जो आप आंखों से चीजें देख रहे हो वो आपको हो सकता है ब्लर दिखे, तकलीफ हो। तो माइग्रेन के पेन में ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, या इन सारे कारणों से आपको पेन माइग्रेन का हो सकता है। तो ये जो बहुत ज्यादा पेन और तकलीफ भरा सर दर्द है ये हम मान लेंगे कि माइग्रेन है, लेकिन अभी हम कुछ और पैरामीटर्स पे इसको जज करेंगे, समझेंगे, कुछ टेस्ट करेंगे, और फिर हम अनुमान लगाएंगे कि ये माइग्रेन है। तो जिनको इस तरीके से अगर पेन आ रहा है, बार बार पेन आ रहा है, लाइट से सेंसिटिविटी है, सनलाइट में दिक्कत हो जाती है धूप में, या फिर उनको ज्यादा शोर सुनने से दिक्कत हो जाती है, थोड़ा ज्यादा शोर हो तो उनका सर दर्द हो जाता है, या ऐसे लोग जिनको भूख न बर्दाश्त हो
मानो आपका लंच का टाइम हो रहा है और आपको लंच ना मिला तो आपको सर दर्द हो जाए। तो ऐसे सभी कारणों को एक किनारे रख लीजिए। अब चलते हैं माइग्रेन की अगली जर्नी की ओर कि माइग्रेन क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है। तो माइग्रेन की जो इटियोलॉजी है, जो माइग्रेन का अगर इटियोलॉजी समझे कि कारण क्या है माइग्रेन का, तो अगर इसको साइंटिफिक तरीके से समझोगे तो ये तो एक तो न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस है। मतलब आपके स्कल में एक कैविटी है, एक लेयर है, मेनिंजस लेयर बोलते हैं, उसके भीतर एक फ्लूइड भरा होता है, जो ये केमिकल्स होते हैं, ये बहुत सारे मैसेंजर का रोल प्ले करते हैं, बहुत सारे एक्शंस करते हैं। तो जब इनके प्रेशर में चेंजेस आ जाए, जब ये न्यूरोकेमिकल चेंजेस आ जाएं, तो जाके प्रॉब्लम होती है। तो न्यूरोकेमिकल चेंजेस कब आएंगे? जब अपने समय से बूस्ट होने वाले हॉर्मोन्स उसमें अपना रोल नहीं प्ले करेंगे। तो मानो किसी भी मेल या फीमेल की बॉडी में जो हैप्पीनेस वाला हार्मोन, जो बैलेंस वाला हार्मोन है सेरोटोनिन, वो बनना कम हो जाए या ना बने, तो फिर ये इम्बैलेंस स्टार्ट होता है। तो अगर किसी की भी बॉडी में सेरोटोनिन नहीं बन रहा है तो समझ लीजिए कि उसको माइग्रेन होने की संभावना बहुत होगी। तो जो लोग बहुत ज्यादा इरिटेटेड रहते होंगे, फ्रस्ट्रेटेड रहते होंगे, परेशान रहते होंगे, टेंशन में रहते होंगे, ऐसे सभी लोगों को माइग्रेन हो सकता है। तो जिनके पास बैलेंस वाला हार्मोन नहीं है, सेरोटोनिन नहीं है, उनको माइग्रेन हो सकता है। इसके अलावा एक बहुत कॉमन कारण होता है सेरेब्रल ब्लड फ्लो वीक होना। तो अगर किसी के स्कल में, उसके ब्रेन को अच्छे से ब्लड सप्लाई ना मिल रही हो, तो भी माइग्रेन बहुत फ्रीक्वेंट देखा जाता है। तो अगर आपका ब्लड फ्लो कम है तो समझ लीजिए कि माइग्रेन हो सकता है। तो ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करना भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। आप देखोगे ज्यादातर फीमेल्स में ना, जिनको ऐसे माइग्रेन के बहुत फ्रीक्वेंट पेन्स आते हैं, उनको अक्सर लो बीपी की शिकायत रहती है। तो माइग्रेन के पेन को आप इससे भी रिलेट कर सकते हो। इसको हालांकि आप एमआरआई के थ्रू या सीटी स्कैन के थ्रू देखोगे कि ब्लड फ्लो कैसा है, लेकिन ये एक बड़ा कारण है ये माइग्रेन का। इसके अलावा बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत सारे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जेनेटिकली ये होता है। तो मानो आपकी मम्मी को है या आपकी दादी को था या नानी को है या बुआ को है, तो ये आपको भी हो सकता है। पर कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि नहीं, ये जेनेटिक ना होके लाइफस्टाइल एसोसिएटेड है और इंडोक्राइन डिस्टरबेंस की वजह से है। तो ये इंडोक्राइन डिस्टरबेंस की वजह से भी हो सकता है, नर्वस बैलेंस कमजोर होने की वजह से भी हो सकता है, और जेनेटिक भी कुछ लोग मानते हैं कि ये जेनेटिक भी हो सकता है। तो माइग्रेन के कारणों में ये भी एक बड़ा कारण है। इसके अलावा माइग्रेन जो है इन्वायरमेंट से भी एसोसिएट करता है। इन्वायरमेंट क्या? अगर आप बहुत चिक चिक भरे इन्वायरमेंट में रहते हो, बहुत जल्दी जल्दी आपका मूड चेंज हो रहा है, बहुत गुस्से में हो या बहुत ज्यादा परेशान रह रहे हो, तो माइग्रेन हो सकता है। बहुत ज्यादा शोर शराबा वाले एरिया में रह रहे हो तो भी आपको माइग्रेन हो सकता है। आपने सुना ना, लोग अक्सर बात करते हैं कि आ, गाड़ी का हॉर्न धीरे बजाओ, इससे लोगों को परेशानी होती है। या फिर आप किसी ऐसे हो जहाँ कोई बैंक्वेट हॉल वगैरह हो, शादियां वादियां होती है जहाँ खूब तेज तेज डीजे बज रहा हो, तो कहते हैं ना रात को 11 बजे के बाद बंद कर दो भाई, परेशानी होगी लोगों को। तो ये जो तेज आवाज है, ये भी माइग्रेन का कारण हो सकती है। बहुत ज्यादा गर्मी, असहनीय गर्मी भी माइग्रेन का कारण हो सकती है। आपके एचसीएल का इम्बैलेंस भी माइग्रेन का कारण हो सकता है। मतलब टाइम से खाना ना खाने से भी माइग्रेन हो सकता है। तो ऐसे कई सारे कारण हैं जो इन्वायरमेंट एसोसिएटेड कारण हैं जिनसे माइग्रेन हो सकता है। और अगर किसी को इन्वायरमेंट एसोसिएटेड माइग्रेन है, तो ये उस चीज को अगर इम्प्रूव कर लिया जाए तो उसकी फ्रिक्वेंसी में बहुत कमी भी देखी जाती है। अगर किसी को बहुत ज्यादा शोर से तकलीफ हो रही, शोर को अवॉइड करना चालू कर दे तो उसको तकलीफ कम होगी। अगर किसी को भूख से तकलीफ होती है तो टाइमली खाना खाना चालू कर दे तो उसको तकलीफ कम होगी। तो इस तरीके से माइग्रेन को हम समझ सकते हैं कि ये कारण है माइग्रेन के। अगर इन कारणों को हम सही तरीके से समझे और मैनेज करें तो माइग्रेन दूर भाग जाएगा। अगर इसको आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझें, तो आयुर्वेदा जो कहता है इसके लिए
कि आयुर्वेद कहता है कि माइग्रेन जो है वो वात और पित्त का इम्बैलेंस है। तो अगर किसी के भी शरीर में वात और पित्त का इम्बैलेंस किसी कारण से आ रहा है तो उसको माइग्रेन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो वात और पित्त का इम्बैलेंस कब आएगा? जब आलस ज्यादा होगा और खाना खराब होगा। तो जो इंसान आलसी होगा, मेहनत नहीं करता होगा, और जिसका खाना दूषित होगा, जिसका डाइजेशन डिस्टर्ब रहता होगा, ऐसे लोगों को माइग्रेन होने की संभावना बहुत ज्यादा है। पर कुछ केसेस में यहाँ लिवर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि मॉडर्न साइंस भी ये मानता है कि माइग्रेन में लिवर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और यहाँ आयुर्वेद साइंस भी यही कहता है कि अगर आपका लिवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो आपको माइग्रेन होने की संभावना है। तो माइग्रेन ना हो या माइग्रेन है तो लिवर को बेहतर करने से आपको निश्चित आराम मिलेगा। ठीक है। तो आयुर्वेद में वात और पित्त का इम्बैलेंस लाइफस्टाइल को भी आयुर्वेद ने बहुत बड़ा कारण माना है। तो आहार विहार दिनचर्या ये आयुर्वेद के अनुसार भी माइग्रेन का एक बड़ा कारण है। इसके अलावा आयुर्वेद कहता है कि अगर आपके शरीर में टॉक्सिन्स का कलेक्शन हो जाए किसी कारणवश, तो ये टॉक्सिन भी माइग्रेन का एक बड़ा कारण हो सकता है। तो टॉक्सिन्स का कलेक्शन क्या हुआ? लाइक आपके ब्लड वेसल्स में मानो कुछ ऑब्स्टिकल आ गए जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो गई। तो जब ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी तो माइग्रेन होगा। तो अगर इसको कंपेयर करें हम, तो एक ही चीज है, अलग अलग तरीके से कही जा रही है। मॉडर्न मेडिकल साइंस भी माइग्रेन के लिए वही कह रहा है जो ट्रेडिशनल साइंस कह रहा है। बस दोनों के कहने के तरीके में थोड़ा अंतर हो सकता है। तो हमने समझा कि माइग्रेन की इटियोलॉजी क्या है। अगर इटियोलॉजी किसी चीज की समझ में आ जाए तो फिर हमें समझना होता है कि और क्या कारण हो सकते हैं जिनकी ओर अभी हमारा ध्यान नहीं गया। तो जो और कारण है वो है हॉर्मोन्स। तो अगर हम हॉर्मोन्स की ओर ध्यान लेके जाएं तो हमें पता चलता है कि ये हॉर्मोन्स की वजह से होने वाला सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वैसे तो हॉर्मोन्स की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन यूजली हॉर्मोन्स के सही तरीके से ना बॉडी में बूस्ट होने से, ना बॉडी में यूज होने से अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आती है माइग्रेन। तो माइग्रेन को अगर आप ऐसे समझो कि ये एक तरह का प्रॉब्लम है, हार्मोनल डिस्टरबेंस है, तो आप आसानी से इसके रेशियो को समझ पाओगे कि माइग्रेन आखिर क्यों मेल्स को कम होता है और फीमेल्स को ज्यादा। आपने अक्सर सुना होगा ना कि माइग्रेन जो है फीमेल्स को ज्यादा होता है कंपेरेटिवली मेल्स। अगर 10 फीमेल को माइग्रेन है, कहीं जाके एक मेल जो होगा उसको माइग्रेन देखने को मिलेगा। तो उसका बड़ा कारण जो है फीमेल्स को माइग्रेन ज्यादा होने का, वो है ये हार्मोनल कॉजेस। तो हार्मोनल कॉजेस क्या है? एक बड़ा कॉमन हार्मोन है ईस्ट्रोजन। तो जब किसी फीमेल की बॉडी में ईस्ट्रोजन का लेवल उसकी आवश्यकता से ज्यादा हो और बॉडी उस ईस्ट्रोजन को यूटिलाइज ना करे, उस ईस्ट्रोजन को प्रोसेस ना कर पाए, तो माइग्रेन होने की संभावना बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है संभावना? क्योंकि हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल होता है हॉर्मोन्स के लिए। हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल है थायराइड हॉर्मोन्स के लिए, हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल है रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स के लिए। तो अगर किसी फीमेल की बॉडी में क्रेनियल प्रेशर बढ़ जाए जिसकी वजह से उसका हाइपोथैलेमस डिस्टर्ब हो जाए, तो क्या होगा? उसके रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स स्पेशली जीएनआरएच डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिससे उसको माइग्रेन होने की संभावना बढ़ जाएगी। अब ये डिस्टरबेंस उसके थॉट प्रोसेस से हो सकता है, उसके एक्शन से हो सकता है, उसकी लाइफस्टाइल से हो सकता है। इतना ही नहीं, फीमेल का लाइफस्टाइल तो मैटर करता ही करता है, साथ साथ फीमेल का थॉट प्रोसेस उस पर बहुत जरूरी है कि वो फीमेल अपने आप को लेके कितनी पॉजिटिव है, अपनी चीजों को कितना बेहतर तरीके से सुनती और समझती है। तो अगर कोई फीमेल अपनी चीजों को ढंग से सुनती समझती है तो निश्चित वो माइग्रेन को दूर कर सकती है, माइग्रेन को ठीक कर सकती है।
तो अगर किसी फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब है तो क्या दिक्कत होगी उसको? पहली बड़ी प्रॉब्लम उसको होगी मेंस्ट्रुअल साइकिल में, या तो उसको बहुत ज्यादा पेन्स आएंगे, हो सकता है उसका ब्लीडिंग पैटर्न चेंज हो जाए, उसको मूड स्विंग्स और एंजाइटी जैसे सिम्टम्स बड़े कॉमन होंगे। तो ये सिम्टम्स ये बताते हैं कि उसकी बॉडी में ईस्ट्रोजन डोमिनेटेड फेज पे जा रहा है, जिसकी वजह से बड़ी संभावना है कि उस ईस्ट्रोजन को उसका लिवर मेटाबलाइज करने की कोशिश करेगा। और जब उसका लिवर उस ईस्ट्रोजन को मेटाबलाइज करने की कोशिश करेगा और वो फेल हो जाएगा, तब माइग्रेन निकल के आएगा। तो कोई भी ऐसी फीमेल जो अपने ईस्ट्रोजन का बेहतर यूज नहीं कर रही है, उसको माइग्रेन होने की संभावना बड़ी कॉमन है। ठीक है, तो हमने माइग्रेन को पहले समझा मेंस्ट्रुअल साइकिल में कि कैसे किसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल किस तरह की होगी तो उसको माइग्रेन होने की संभावना हो सकती है। अब कुछ लोग मुझे ऐसे भी मिलेंगे जो बोलेंगे नहीं नहीं मेरी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत अच्छी होती है फिर भी मुझे माइग्रेन होता है, मेरे तो ब्लीडिंग फेज भी 3-4 दिन के होते हैं, मुझे बहुत ज्यादा पीरियड पेन नहीं होता, मुझे बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग नहीं होती, फिर भी मुझे माइग्रेन क्यों है? तो माइग्रेन सिर्फ पीरियड डिस्टर्ब होने से नहीं होता, माइग्रेन होता है ईस्ट्रोजन हार्मोन डिस्टर्ब होने से। तो अगर किसी फीमेल की बॉडी में ये ईस्ट्रोजन बहुत तेजी से फ्लक्चुएट करेगा तो उसको माइग्रेन होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। स्पेशली अगर किसी फीमेल का फॉलिकुलर फेज में ईस्ट्रोजन सही तरीके से यूटिलाइज ना हो या ल्यूटियल फेज में ईस्ट्रोजन डोमिनेंस हो तो उसको माइग्रेन होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो हम इस तरीके से अगर हम फीमेल को उसके ईस्ट्रोजन को बेहतर यूटिलाइज करने को सिखा दें तो उसको माइग्रेन की बहुत हद तक समस्या नहीं होगी। इसके अलावा मीनोपॉज जब होता है तो मीनोपॉज तो नेचुरल इवेंट है जिसमें ईस्ट्रोजन धीरे धीरे कम होता है। तो इसमें भी जब अचानक से ईस्ट्रोजन कम हो जाएगा, इम्बैलेंस आएगा, माइग्रेन हो सकता है। तो ईस्ट्रोजन बढ़ना, ईस्ट्रोजन घटना, दोनों ही चीजें माइग्रेन के लिए अच्छी नहीं है, दोनों की वजह से माइग्रेन आ सकता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिस्टर्बेंस, ईस्ट्रोजन डोमिनेंस या मेनोपॉज में ईस्ट्रोजन का फ्लक्चुएशन, दोनों ही माइग्रेन हो सकते हैं। पीसीओडी अगला बड़ा कारण है माइग्रेन का। पीसीओडी आप सब जानते होंगे, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जहां पे एग की क्वालिटी और ओव्यूलेशन डिस्टर्ब हो जाता है बिकॉज ऑफ कुछ हार्मोनल चेंजेस। उसमें ईस्ट्रोजन एक बड़ा रोल प्ले करता है। जिन्होंने पीसीओडी पढ़ा होगा, अगर आपने पीसीओडी नहीं पढ़ा है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे पीसीओडी का एक फ्री 5 सेशंस का 5 घंटे का वर्कशॉप है जो आप फ्री में देख सकते हो। उससे आप पीसीओडी की बहुत अच्छी समझ ला सकते हो। तो आप पीसीओडी जरूर देखिएगा, ये भी ईस्ट्रोजन की वजह से होने वाला एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है। तो अगर किसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हुई, किसी का मानो मेनोपॉजल स्टेज में दिक्कत आई, किसी को पीसीओडी हो गया, या किसी को कुछ नहीं सिर्फ थायराइड डिसऑर्डर है, किसी का थायरॉक्सिन सही से नहीं आ रहा है, किसी का टीएसएच अच्छा नहीं आ रहा है, तो भी उसको माइग्रेन हो सकता है। अब ये थायराइड भी अगेन हाइपोथैलेमस से रिलेट करता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस क्या करता है, टीआरएच रिलीज करता है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ये अगर सही से नहीं आएगा तो पिट्यूटरी क्या करेगी, सही से टीएसएच नहीं बनाएगी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सही से नहीं बनेगा, जिससे थायरॉक्सिन की कमी हो जाएगी और आपका एनर्जी लेवल कम हो जाएगा। तो सिंपली इतनी चीजों को समझने के बाद अगर मैं ये कहूं कि ये एक मेटाबॉलिक डिजीज है तो इसमें कोई अतिसंयोक्ति नहीं होनी चाहिए। तो माइग्रेन हॉर्मोन्स, न्यूरोलॉजिकल न्यूरोकेमिकल डिस्टरबेंस या पुअर मेटाबॉलिज्म का रिजल्ट है। तो अगर हम मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव कर लें, हार्मोन्स को बैलेंस कर लें और क्रेनियल प्रेशर मेंटेन कर ले जाएं, तो जाहिर सी बात है कि माइग्रेन को हम अपनी लाइफ से दूर भगा लें। बहुत सिंपल सी बात समझ में आई अगर आपको तो ठीक है, नहीं समझ में आई तो आगे और बेहतर से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए, तो माइग्रेन आपने इतना बेसिक से समझ लिया अगर, तो अब माइग्रेन को इन्वेस्टिगेशन के तरीके समझ लेते हैं कि माइग्रेन किस तरीके से आपको पता चलेगा कि माइग्रेन हो गया है किसी को। तो माइग्रेन के लिए कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन होते हैं जिससे कंफर्मेशन मिल जाएगी आपको कि हाँ आपको माइग्रेन ही है, आपके पेन का कोई और कारण नहीं है। क्योंकि सर दर्द के तो बहुत सारे कारण होते हैं,
अब मानो किसी को सर दर्द किसी और कारण से हो रहा है, आप माइग्रेन का ट्रीटमेंट करोगे तो आपका ट्रीटमेंट सफल नहीं होगा, उनको फायदा नहीं होगा। तो माइग्रेन को अगर आप समझना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेशंस को समझना चाहते हैं माइग्रेन के, तो एक बहुत सरल तरीका है समझने का, MRI या सिटी स्कैन। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना कि ब्रेन में ब्लड सप्लाई कैसी है, अगर ये हमें समझ में आ जाए तो हम समझ सकते हैं कि ब्रेन में ब्लड सप्लाई डिक्रीज है, जिसकी वजह से माइग्रेन का प्रॉब्लम आ रहा है। तो MRI करके या सिटी स्कैन करके हम देखते हैं कि ब्रेन में ब्लड सप्लाई कैसी है, ब्रेन में ऑक्सीजनेशन कैसा है, और अगर ये कम मिलता है तो हम इसको एक बड़ा कारण मान लेते हैं माइग्रेन का। ठीक है, तो MRI या सिटी स्कैन देखोगे, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है, कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है या हाइपोक्सिया या पुअर ब्लड सर्कुलेशन है। तो ये सिटी स्कैन और MRI की इस इनमें से कोई भी एक से आपको समझ में आ जाए, दोनों ही डिटेल्ड स्टडी के लिए होने वाले स्कैन हैं। इसके अलावा हार्मोन प्रोफाइल का टेस्ट जो है ये भी बहुत कारगर होता है। तो अगर हम किसी भी फीमेल के ईस्ट्रोजन या किसी भी मेल के ईस्ट्रोजन, E2 के नाम से आप देख सकते हो, एस्ट्रेडियोल के नाम से देख सकते हो, ईस्ट्रोजन लेवल्स को हम अगर सिर्फ फिगर आउट कर लें तो हम समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो ईस्ट्रोजन का लेवल देख लिया, Day 21 प्रोजेस्टेरॉन देख लिया, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ईस्ट्रोजन डोमिनेट कर रहा है या प्रोजेस्टेरॉन डोमिनेट करता है, स्पेशली कहाँ, फॉलिकुलर फेज के बाद, ल्यूटियल फेज पे। तो ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, थायराइड हार्मोन, पूरी थायराइड प्रोफाइल कर सकते हो आप। T3 T4 TSH में अगर डिस्टर्बेंस है तो वो थायराइड, वो डिस्टर्बेंस आपको माइग्रेन की ओर ले जा सकती है। अगर इन हॉर्मोन्स का लेवल हमने समझ लिया तो हम बहुत आसानी से माइग्रेन के कारण को समझ सकते हैं। अगर आप माइग्रेन को और किसी कारण से देख रहे हो तो आपको जरूर कुछ न्यूट्रिशन की समझ होनी चाहिए, लाइक विटामिन डी कैसा है, B12 कैसा है, क्योंकि इनकी वजह से भी ब्लड सर्कुलेशन में तकलीफ आती है। तो विटामिन डी और B12 इनके लेवल्स को अगर आप सफिशिएंट कर ले जाओगे तो भी आपको माइग्रेन में बड़ी अच्छी मदद मिल जाएगी। इसके अलावा CBC और ESR। CBC क्या बताएगा कि आपके पास सफिशिएंट खून है कि नहीं दिमाग को पहुंचाने के लिए, सही न्यूट्रिशन के लिए, और बॉडी में किसी तरह की कोई सूजन या इन्फेक्शन तो नहीं है। तो अगर सूजन और इन्फेक्शन नहीं है तो भी आप पता लगा लोगे कि ये माइग्रेन है या नहीं है। तो इन सारे बेसिक इन्वेस्टिगेशंस के जरिए एक फिजिशियन, एक थेरेपिस्ट किस ओपिनियन पे पहुंचता है कि आपके पेशेंट को माइग्रेन है या नहीं है। तो फाइनली हमने इन सारे रिपोर्ट्स को देखा और हमें पता चल गया कि हमारे सामने जो पेशेंट है उसको माइग्रेन है। तो उसके सिम्टम्स हमने समझ लिए, उसके रिपोर्ट समझ ली, इटियोलॉजी हमें पता ही थी, हार्मोनल फैक्टर्स को हम समझ रहे हैं तो उससे हम बात करके हार्मोन फैक्टर्स को भी समझ सकते हैं। अब जब सब कुछ हमें पता चल गया, हम एक फुल प्रूफ नतीजे पे हैं कि बस करिए आपको माइग्रेन ही है, तो अब बात करते हैं इलाज की कि माइग्रेन किस तरीके से ठीक होता है। ठीक, तो यहाँ जब मैं, जैसा कि अपने मेडिकल योगा कोर्स में या वुमेन वेलनेस कोर्स में, इलाज के लिए हमेशा कोई एक स्पेसिफिक तरीका यूज नहीं करता हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ एक तरीके से इलाज किया जाए तो बेहतर है। इलाज करने के लिए अक्सर आपको कई तरीकों का यूज करना जरूरी होता है। तो जो कई तरीकों की बात अगर मैं करूँ तो उनमें कुछ चीजें बहुत जरूरी है। आपको पता हो कि इलाज कैसे बेहतर हो सकता है। तो इलाज बेहतर करने के लिए जब आप आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्म, न्यूट्रिशन, योग, लाइफस्टाइल, इन सारी चीजों पे एक साथ मिलके काम करोगे तो मुझे लगता है कि ये इलाज का सबसे आसान और होलिस्टिक तरीका है। तो मैं आपको इलाज इसी तरीके से बता रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है कि अगर आयुर्वेद की दवाइयां नहीं ली तो माइग्रेन नहीं ठीक होगा। हाँ, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल, ये तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। इन तीन चीजों के साथ सिम्टम्स को थोड़ा ईज करने के लिए,
फ्रीक्वेंसी को कम करने के लिए, थोड़े जल्दी रिजल्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, बाकी की और चीजों पे काम कर सकते हैं जो बहुत हेल्प करने वाली हैं। तो ये बाकी की चीजें क्या है, ये बाकी की चीजें हैं आयुर्वेद की दवा, पंचकर्मा, या कुछ नेचुरोपैथी के ट्रिक्स। ठीक, नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट। तो पंचकर्म में क्या कर सकते हैं, नेचुरोपैथी में क्या कर सकते हैं, ये भी हम जानेंगे। अभी एक बार हम थोड़ा सा दवाइयां देख सकते हैं। दवाइयां जो कि पिछली बार भी हमने बात की थी कि एक पत्यादि काढ़ा है। पत्यादि काढ़ा जो है ये बहुत अच्छी दवा है माइग्रेन के लिए। इसको आप 20 ml मेडिसिन को 20 ml पानी के साथ मिला के अगर किसी पेशेंट को देते हैं तो ये उसके पेन को कम करने में, माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी को कम करने में बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। मतलब हेडेक्स के लिए, पित्त दोष को शमित करने के लिए, वात को बैलेंस करने के लिए ये बहुत अच्छा मेडिसिनल यूज है। तो पत्यादि काढ़ा ये आप अपने पेशेंट्स को, स्टूडेंट को रेकमेंड कर सकते हो, इससे आपको बड़ी मदद मिल जाएगी। इसके साथ साथ और क्या कर सकते हो आप, पत्यादि काढ़ा जो है दिन सर में दो कैसे लेना बार है? सर पानी कैसे के, लेना है? बताया मैंने, आपने ध्यान नहीं दिया, फिर से सुन हाँ, लीजिए। हाँ अब लिख रही ना। प्लीज म्यूट कर दीजिए खुद को, तो मैं मेरी आवाज ठीक जाएगी। पत्यादि काढ़ा लेने का जो सबसे आसान और अच्छा तरीका है वो है 20 ml मेडिसिन ले लो। 20 ml मेडिसिन को पानी के साथ मिला लीजिए और इसको खाने के 1 घंटे बाद आराम से, ब्रेकफास्ट के 1 घंटे बाद ले सकते हैं, और सेम इसको रिपीट कर सकते हैं डिनर के 1 घंटे बाद। ये बहुत अच्छा और इफेक्टिव तरीका है ट्रीटमेंट का। ठीक है। पत्यादि काढ़े के बाद अगर आप लेना चाहें तो वज्र सर रस हाउ जो मेनी है, डेज? प्लीज बीच में ना बोले नहीं तो डिस्टरबेंस होगी। बताएं, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर कितने दिन तक बोल सकते हैं ये लेने को? अच्छा, ये वैसे बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, इसलिए इसकी रिप्लाई नहीं दे रहा था मैं। पर अगर आपने कहा है तो ये समझ लीजिए कि पत्यादि काढ़ा जो है शुरुआती दिनों में अगर किसी को आप रेकमेंड कर रहे हो तो उसको कहिएगा 10 से 15 दिन ट्राई करे। अगर उसको एसिडिटी या डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा तो मैक्सिमम 45 दिन तक दे सकते हो। ठीक है। तो मिनिमम 10 से 15 दिन दीजिएगा, मैक्सिमम 45 दिनों तक दे सकते हैं। तो इस टाइम के बीच में बाकी और चीजें भी करनी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही कर रहे हैं आप। ठीक। तो ये हो गया आपका पत्यादि काढ़ा। और अगली बार हमने वज्र रस की बात की थी, अभी भी मेरी स्क्रीन पे वज्र रस ही लिख के आ रहा है। तो वज्र रस के नाम से अगर आपको ये वैद्यनाथ पे ना मिले, या अभी मैं देख रहा हूँ कुछ मैन्युफैक्चरर्स ने इसके नाम के आगे सिर सुलादि वो एक प्रीफिक्स लगा दिया है कि सर दर्द के लिए वज्र रस बहुत इफेक्टिव है। तो जिनको बहुत फ्रीक्वेंट दर्द होता है, ऐसे लोगों को पेन किलर की जगह अगर आप वज्र रस देते हो तो ये बहुत इफेक्टिव है। इसकी एक टैबलेट दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ आराम से दी जा सकती है। ये माइग्रेन के पेन में बहुत इफेक्टिव है। तो इसको आप एसओएस भी दे सकते हो कि लाइक जब माइग्रेन का पेन हो उस समय ले लीजिए, जिस दिन पेन हो रहा है उस दिन भी लीजिए, उसके बाद वाले दिन भी ले लीजिए। और इसको आप फुल फ्लेज्ड मेडिसिन के फॉर्म में भी दे सकते हो कि थोड़े दिनों तक इसको खाने के बाद आपको पेन की फ्रिक्वेंसी में अंतर आ जाएगा। तो कुछ फिजिशियन जो है इसको एसओएस एडवाइस कर देते हैं कि जब आपको दर्द आए तो उस दिन खाइए, उसके बाद वाले दिन खा लीजिएगा। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि इसको अपनी मेडिसिन में ऐड कर देते हैं कि साथ में खाते रहिए तो आपको दर्द आएगा ही नहीं कुछ लंबे समय तक। तो अगर आपको बहुत फ्रीक्वेंट माइग्रेन का पेन आ रहा है तो इसको लगातार खाइएगा। बहुत फ्रीक्वेंट पेन नहीं है, कभी कभार एक आध महीने 2 महीने में अगर एक आध बार पेन आ रहा है तो फिर इसको एसओएस रखिएगा, बेहतर है। सिलसुलादी वज्ररस। ठीक। इसके बाद गोदंती भस्म, ये बहुत अच्छी चीज है, 125 mg। ये भी वात और पित्त को बैलेंस करेगा, ये डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेगा। तो अगर आप ये लेते हो तो ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है सपोर्टिव रोल में माइग्रेन के। इसको भी आप 10-15 दिन से लेके 45 दिनों तक आसानी से कंज्यूम कर सकते हो।
इसके अलावा अश्वगंधा ये बहुत इफेक्टिव रेमेडी है ट्रांकुलाइज करने के लिए या नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं कि माइग्रेन स्ट्रेस ओरिएंटेड भी है। तो अगर कोई पेशेंट आपको बहुत स्ट्रेस में लग रहा है, बहुत परेशान लग रहा है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, आप एडवाइज कर सकते हैं कि आप साथ में अश्वगंधा का चूर्ण, अश्वगंधा का पाउडर 1 चम्मच दूध के साथ या गुनगुने पानी के साथ रात को सोने से पहले जरूर ले लें, इससे बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा ब्रेन को टॉनिक करने के लिए शंखपुष्पी बहुत इफेक्टिव है। ब्रेन को ये शीतलता सरलता भी देता है, सेरोटोनिन बूस्टर भी अच्छा रोल प्ले करता है। तो शंखपुष्पी का सेवन 90 दिनों तक कराया जा सकता है। तो आप अपने पेशेंट को अश्वगंधा और शंखपुष्पी, अश्वगंधा बहुत लंबे समय तक देने से आप हो सकता है कॉन्स्टिपेशन या कुछ हार्टबर्न जैसा फील करें, तो अश्वगंधा को आप कहिएगा कि थोड़े दिन खाने के बाद डिसकंटिन्यू कर दें। लाइक 2 महीने या 45 दिन लगातार खाया तो भी थोड़े दिन डिसकंटिन्यू कर देना है। लेकिन इसको शंखपुष्पी को 90 डेज तक आराम से ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा ब्रेन टॉनिक है या ब्रेन रिलैक्सेंट है। सेरोटोनिन बूस्ट करने में भी ये बहुत इफेक्टिव है। तो सिंपली हमने ये जो दवाइयां देखी, वैसे तो ये दवाइयां सभी सेफ हैं, इनका कोई अभी तक का नोन साइड इफेक्ट नहीं देखा है मैंने अपनी प्रैक्टिस में। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जब भी दवाइयां एडवाइस करें तो ये जरूर कह दीजिएगा, देखिए मैं अपनी नॉलेज से ये बेस्ट आपको बता रहा हूँ, बता रही हूँ, लेकिन प्लीज अगर हो सके तो आप अपने फिजिशियन से, अपने आयुर्वेदा डॉक्टर से एक बार जरूर बात कर लीजिएगा, जिससे किसी तरह का कोई तकलीफ आपको ना आए। तो ये दवाइयां अगर आप यूज करेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि आप अपने पेशेंट को अच्छी मदद कर पाएंगे। ठीक। मेडिसिन के बाद अगला जो मैनेजमेंट का तरीका होता है वो होता है सपोर्टिव रोल। और क्या क्या चीजें हो सकती हैं? सर प्लीज शंख पुष्पी की डोज बता दीजिए कितनी देनी है। शंख पुष्पी की डोज, यस सर। शंख पुष्पी 2 चम्मच पिला दीजिए एडल्ट को, बच्चों को दे रहे हैं तो 1 चम्मच। शंख पुष्पी बच्चों को भी दे सकते हैं। ओके शंख सर, पुष्पी मतलब ना बहुत अच्छी। आफ्टर फूड लेना है इसको, शंख पुष्पी को? मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हो? मतलब आफ्टर फूड लेना है शंख पुष्पी को, हाँ, खाने के बाद? खाने के आधे घंटे बाद लीजिए, बहुत अच्छा है। जब आपने ओके। अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया है या आपने डिनर कंप्लीट कर लिया है, तो इसका दिन में 2 बार भी सेवन कर सकते हो, दिन में 1 बार भी सेवन अच्छा है। तो अगर बड़े हैं तो उनको 2 चम्मच शंखपुष्पी का सिरप दे दीजिए, और अगर छोटा बच्चा है तो 1 चम्मच शंखपुष्पी का सिरप। ये 1 बार भी अगर आप देते हो तो अच्छा ब्रेन रिलैक्सेंट और ब्रेन टॉनिक है। जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 10th 12th में है, जिनके बच्चे कुछ बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, वो सब अपने बच्चों को दे सकती हैं। बहुत अच्छी दवाई है, इवन याददाश्त बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी दवाई है। मेरे पिताजी ने बहुत सालों तक मुझे पिलाया है। तो ये बड़ी अच्छी दवाई है, आप भी अपने बच्चों को दे सकते हैं और सेफ है। शंखपुष्पी कई सारे ब्रांड्स में अवेलेबल है, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हो। ठीक है। तो इसके बाद जो जरूरी चीज है वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, कि आप न्यूट्रिशन में क्या मैनेजमेंट करो, कुछ उसके फूड एडवाइस में क्या करो जिससे उसको माइग्रेन में मदद मिल जाए। तो देखिए, फूड एडवाइस तो मेरे हिसाब से माइग्रेन में कुछ ऐसा बहुत रिस्ट्रिक्टेड फूड एडवाइस नहीं होता। इजी डाइजेस्टेबल खाना खाना बहुत अच्छा होता है। जो चीज सबके लिए बुरी है वो माइग्रेन में आपके लिए भी बुरी है। जो चीज सबके लिए बुरी है वो माइग्रेन में आपके लिए भी बुरी है। लाइक माइग्रेन में अगर आप कुछ बहुत डीप फ्राइड खा रहे हो तो ये नुकसान करेगा। माइग्रेन आपको है, आप बहुत ज्यादा मीठा कंज्यूम कर रहे हो तो ये नुकसान करेगा। तो ऐसी कोई भी चीज जो सबको नुकसान करती है वो माइग्रेन में भी नुकसान करेगी। ठीक। तो आप क्या क्या चीजें नहीं लोगे? डीप फ्राइड चीजें नहीं लोगे, ऐसी कोई चीज नहीं लोगे जिसमें केमिकल मिला हो, किसी तरह का कुछ प्रिजर्वेटिव हो, वो नहीं लेना है। ऐसी कोई चीज नहीं लेनी है आपको जो ट्रैंक्विलाइजिंग इफेक्ट रखती हो, लाइक अल्कोहल या अल्कोहल के प्रोडक्ट्स, स्मोकिंग वाले प्रोडक्ट्स या टोबैको वाले प्रोडक्ट्स,
चाय कॉफी, ये स्टिमुलेंट चीजें जितनी है ये माइग्रेन को बुरा करती है। तो अगर किसी फीमेल को या किसी मेल को माइग्रेन है और वो सिगरेट भी पीता है तो उसको तकलीफ ज्यादा होगी, और अगर कोई माइग्रेन वाला है जो सिगरेट नहीं पीता तो उसको तकलीफ कम होगी। तो अल्कोहल और सिगरेट ये दोनों चीजें माइग्रेन में बहुत बुरी है। तो ये कुछ है। अगर हार्मोनल मेडिसिन कुछ ले रहे हो तो आप अपनी डॉक्टर से सलाह लेके ही लीजिएगा। जैसे कंट्रासेप्टिव मेडिसिन पे स्पेशली माइग्रेन अगर आपको है और कंट्रासेप्टिव मेडिसिन ले रहे हैं तो डॉक्टर से सलाह लेके जरूर लीजिएगा, क्योंकि कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जैसे ओवरऑल एल हो गया, ओवरऑल जी हो गई, ओवरऑल एन हो गया, ये मेडिसिन कई बार माइग्रेन को बहुत बुरा कर सकती है। इनका कॉमन साइड इफेक्ट ही माइग्रेन है, पेन है। ठीक है, तो कंट्रासेप्टिव मेडिसिन पे ध्यान रखिएगा। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स पे भी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, स्पेशली ये जो आईपिल वगैरह होती है इनसे भी बड़ी तकलीफ हो सकती है माइग्रेन वालों को। तो हार्मोनल मेडिसिन लेते वक्त आपको अपने डॉक्टर से जरूर सलाह ले लेना है कि मुझे माइग्रेन है, क्या ये दवाई मुझे ठीक होगी या नहीं। ठीक, तो ये हो गया माइग्रेन का बेसिक मैनेजमेंट। खाने को इजी डाइजेस्टेबल कुछ भी खा लो, लाइक खिचड़ी खा लो, सूप खा लो, घी और दूध ये बड़ी अच्छी चीजें हैं माइग्रेन में। बादाम ये बड़ी अच्छी चीज है माइग्रेन के लिए। तो अगर आप थोड़े नट्स खाते हो, कुछ सीड्स खाते हो, तो ये सब चीजें जो है अच्छी हैं आपके लिए। यहाँ मैंने हर्बल टी लिखी है, लेकिन हर्बल टी को मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा नहीं मानता हूँ। कोई भी जो स्टिमुलेंट है वो अच्छा नहीं है। तो अगर आप बाबा रामदेव वाली चाय ले रहे हो तो मत लीजिएगा। अगर आप कुछ घर में काढ़े जैसा तुलसी उलसी मिला के बना रहे हो तो डेफिनेटली ले लीजिएगा। तो हर्बल चाय या ग्रीन चाय को मैं बहुत सपोर्ट नहीं करता कि आप ग्रीन टी पी लो, ये बेहतर चीज है, क्योंकि इसको लॉन्ग सेल्फ लाइफ बनाने के लिए कुछ प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर दिए जाते हैं। ये नेचुरली मार्केट नहीं की जाती। अगर हाँ आप वो जो पतली पतली पत्तियां होती है चाय वाली उनको उबाल के पी रहे हो तो बुरी चीज नहीं है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा फ्राइड चीजें से बचिए, अल्कोहल वाली चीजों से बचिए। अगर आप फास्टिंग करना चाहते हो तो प्लीज मत करो, या खा पी के वाला फास्ट जो होता है ना, जो हमारा ट्रेडिशनल फास्ट है जिसमें हम खाते पीते रहते हैं और कहते हैं कि मैं तो व्रत कर रहा हूँ, तो ऐसा वाला फास्ट कर सकते हो। लेकिन वैसे लंबे समय तक खाली पेट रखने वाला फास्ट मत कीजिए, माइग्रेन में तकलीफ हो सकती है। और इसके अलावा माइग्रेन में अगर न्यूट्रिशन की बात, न्यूट्रिशन को वैसे और डिटेल आप कर सकते हो। इसमें प्रोटीन का बड़ा अच्छा रोल है, प्रोटीन अच्छा रहेगा। इसमें जितने लिफी वेजिटेबल्स हैं ये बड़े अच्छे होते हैं। फोलेट, आयरन ये बहुत काम का होता है माइग्रेन में। माइग्रेन में अगर आप जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये यूज करते हो तो बड़े अच्छे होते हैं। माइग्रेन में समटाइम दही खाना बुरा हो सकता है, लेकिन वहीं पे आप कुछ ऐसी ड्रिंक्स जो फर्मेंटेड ड्रिंक्स बनाते हो ये माइग्रेन में बहुत इफेक्टिव हो सकती है। तो माइग्रेन में समटाइम फर्मेंटेड चीजें बुरी भी होती हैं या ठंडी तासीर की चीजें बुरी होती हैं, बट माइग्रेन में सब कुछ खाया जा सकता है। ऐसी कोई बहुत आफत नहीं आती खाना खाने से। सोच के खाइएगा कि जो आपके और आपके परिवार के लिए बुरा है वो माइग्रेन में भी बुरा है, जो आपके और आपके परिवार के लिए अच्छा है वो माइग्रेन में भी अच्छा है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें पंचकर्म और आयुर्वेदिक थेरेपीज और नेचुरोपैथी की, तो कौन कौन सी थेरेपीज आप कर सकते हो सपोर्टिव रोल पे जो माइग्रेन को हेल्प करेंगी। तो पंचकर्मा थेरेपीज में वैसे तो नस्य जो है ये बहुत अच्छा है। नस्य के लिए बहुत तरह के मेडिकेटेड ऑयल सर्बिड्यू या ऐसे कुछ अणु तेल वगैरह यूज करते हैं, तो आप ये पेटेंट चीजें हैं ये यूज कर सकते हो, इससे माइग्रेन में राहत होगी। लेकिन अगर आपको अच्छा गाय का घी मिल जाए तो 2 बूंद गाय का घी सोने से पहले दोनों नाक में डाल लीजिए, ये माइग्रेन में बहुत इफेक्टिव है। तिरोधारा का यूज जो है माइग्रेन में काफी सारे एक्सपर्ट्स करते हैं, इससे नर्वस रिलैक्सेशन अच्छा होता है और माइग्रेन में बड़ी राहत मिलती है। विरेचन जो है ये एक बड़ा अच्छा तरीका है क्लिंजिंग का। तो विरेचन या योग में जो आप शंख प्रक्षालन जिसको कहते हो ये बड़ा अच्छा है डिटॉक्स करने के लिए। तो अगर एनीमा करना है या शंख प्रक्षालन करना है या मेडिकेटेड एनीमा करना है तो ये भी बहुत हेल्प करेगा। बाकी
हेड मसाज जो है ये माइग्रेन के पेन में सबसे अच्छा इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, क्योंकि इससे कैपिलरी ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, माइनर ब्लड कैपिलरीज डायलेट हो जाती हैं, तो ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करके सिम्प्टोमेटिक रिलीफ जल्दी दे देता है। तो ये सारी चीजें कुछ एसोसिएटेड और सपोर्टेड ट्रीटमेंट है। इनके अलावा क्योंकि आप योग टीचर हैं, तो जो सबसे जरूरी ट्रीटमेंट है जानना आपके लिए वो है योग में क्या चिकित्सा कर सकते हैं। तो अभी तक जब हमने कारण पढ़ा था तो हमने दो चीजें बड़ी अच्छी समझ ली थी कि मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव कर दो, ईस्ट्रोजन का यूटिलाइजेशन अच्छा कर दो, तो माइग्रेन सर पे विजय पा सकते हैं। तो सर माइग्रेन, इस क्वेश्चन बोल दीजिए अगर आप बोलना चाह रहे हैं कुछ। वैसे अगर सर मैं खत्म, शीतलहरा और हेड मसाज के लिए ऑयल कौन सा यूज करेंगे? ऑयल तो देखिए नारियल का तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल, ये सब जो घरों में यूज होते हैं अच्छे तेल। अगर आप चाहती हैं कि कुछ मेडिकेटेड ऑयल यूज करें, मार्केट से खरीद के कोई तेल यूज करें, तो एक बड़ा अच्छा तेल हिमालय बनाती है एंटी स्ट्रेस के नाम से। इसमें अश्वगंधा और देसी मदार का अर्क होता है, इनका इसेंस होता है, जो कि नर्वस रिलैक्सेशन में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो अगर आप इससे हेड मसाज करेंगे तो आराम थोड़ा बेहतर होगा। ठीक है, चलिए अब योग से चिकित्सा समझ लेते हैं कि योग में क्या करना होगा इसके इलाज के लिए। तो हमने एक बेसिक चीज समझी कि स्ट्रेस का मैनेजमेंट करना होगा। अगर स्ट्रेस का मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो इलाज अच्छा नहीं होगा। तो स्ट्रेस के मैनेजमेंट, एंटी स्ट्रेस नाम है उसका, हिमालय का एंटी स्ट्रेस। ये एक मसाज ऑयल है जो कि आसानी से आपको किसी भी हिमालय के आउटलेट पे या किसी भी नॉर्मल मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। ये बहुत खास नहीं है, तो ये आसानी से मिल जाएगा आपको। तो योग में चिकित्सा सीख समझने से पहले दो चीजें समझ ली थी हमने। पहली चीज क्या समझा था कि मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करना है। दूसरी चीज हमने क्या समझी थी कि ईस्ट्रोजन का यूटिलाइजेशन बढ़ाना है अगर ईस्ट्रोजन डोमिनेंस है। और ईस्ट्रोजन का यूटिलाइजेशन बढ़ाने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो भी मेटाबॉलिज्म बूस्ट करना है, क्योंकि लिवर ही अंततः उस ईस्ट्रोजन को मेटाबॉलाइज करके प्रॉब्लम बढ़ाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए इसके लिए? इसके लिए हमें करना चाहिए सबसे पहले माइनर ब्लड कैपिलरीज के ब्लड को सेल में ले जाना है और सेल के ब्लड को वेसल्स में ले जाना है। तो जब ये सेल्यूलर ब्लड एक्सचेंज होगा तो क्या बढ़ेगा? ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ेगा। तो इसके लिए अगर इसको इतना टेक्निकल टर्म में नहीं समझना चाहते तो ये समझिए कि सूक्ष्म व्यायाम का बेहतर यूज करना होगा। अगर आपको सूक्ष्म व्यायाम की स्किल अच्छे से नहीं आती या आप अलग अलग ट्रेडिशन में समझना चाहते हो तो सदगुरु इसको उपयोग बोलते हैं, उपयोग, या फिर कुछ और ट्रेडिशन में ये सूक्ष्म व्यायाम या कुछ लूजनिंग या वार्म अप एक्सरसाइजेस कही जा सकती हैं। लेकिन इनका अगर आप साइंटिफिक यूज करते हैं तो ये आपके ऑक्सीजन कंजप्शन को बढ़ा देंगे। ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ना मतलब ज्यादा मेटाबॉलिज्म होना। तो सूक्ष्म व्यायाम ये बहुत कारगर होंगे। बिहार स्कूल ऑफ योगा के अगर उस लिहाज से देखो तो पवन बुक सीरीज बहुत काम की है। और इसको सूक्ष्म व्यायाम के बाद जो अगली चीज है वो है मैक्सिमम मेजर ब्लड सप्लाई बढ़ाना। तो जितनी डायनामिक एक्सरसाइजेस आप करा सकते हो वो बहुत अच्छी होंगी माइग्रेन के मैनेजमेंट में। तो जितनी भी एक्सरसाइजेस जिसमें आप बहुत फ्रीक्वेंट मूवमेंट्स करते हो, चाहे वो पर्वत भुजंग कर रहे हो, चाहे पर्वत आसन से हस्त संचालन में जा रहे हो, या फिर इस तरह का कोई भी, जैसे आप मानो सर्वांग पुष्टि कर रहे हो, उत्कूर्दन कर रहे हो, कुछ भी ऐसा कर रहे हो जो आपके इंफीरियर वेना कावा से आपके हार्ट तक ब्लड सप्लाई तेज कर रही है, वो सब कुछ माइग्रेन के मैनेजमेंट में बहुत इफेक्टिव होगा। इसका सबसे सिंपलेस्ट वर्जन है सूर्य नमस्कार, या जो लोग अष्टांग योग कर रहे हैं या विन्यासा कर रहे हैं वो भी इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि अगर वो थोड़ा डायनामिक इसको रखें तो ये बहुत हेल्पफुल होगा माइग्रेन के पेशेंट। तो अगर कोई सूर्य नमस्कार के रेपिटेशंस ग्रेजुअली बढ़ाता जाता है तो वो ईस्ट्रोजन डोमिनेंस को इजीली बीट कर पाएगा। तो ईस्ट्रोजन डोमिनेंस को बेहतर कर लिया, नर्वस रिलैक्सेशन प्राणायाम और मेडिटेशन से अचीव करेंगे। कुछ आसन बहुत हेल्प करेंगे, जैसे कि
ताड़ासन, त्रिकोणासन। ताड़ासन क्या करेगा? ताड़ासन आपके नर्वस बैलेंस को बेहतर कर देगा, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक का बैलेंस जनरेट करेगा। त्रिकोणासन क्या करेगा? त्रिकोणासन आपके ओवेरियन आर्टरी पे ब्लड फ्लो को बेहतर करेगा, जिसकी वजह से जो इंसुलिन का इफेक्ट ओवरी पे जा रहा था, वो इंसुलिन का इफेक्ट ओवरी पे ना जाके लिवर को मजबूर करेगा बेहतर काम करने के लिए। तो जब लिवर बेहतर होगा तो नेचुरली आपको इम्प्रूवमेंट मिलेंगी। तो ये कुछ आसन भी कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, ब्रीदिंग कर सकते हो। अनुलोम विलोम सबसे अच्छी ब्रीदिंग टेक्निक है माइग्रेन के लिए। माइग्रेन का जब पेन हो रहा हो उस समय भ्रामरी नहीं करनी है, अदरवाइज भ्रामरी और अनुलोम विलोम 10 मिनट 15 मिनट भ्रामरी और 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट अनुलोम विलोम और 5 मिनट का भ्रामरी, ये मैजिकल रिजल्ट लेके आएगा इंडोक्राइन इम्बैलेंस को कम करके नर्वस बैलेंस जनरेट करने। नर्वस बैलेंस अच्छा होगा तो इंडोक्राइन बैलेंस अच्छा हो जाएगा, इंडोक्राइन बैलेंस अच्छा होगा तो नर्वस बैलेंस अच्छा हो जाएगा। तो ये माइग्रेन का मैनेजमेंट का सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका है। मुझे उम्मीद है कि माइग्रेन को अब आप समझे ही नहीं रहे होंगे, उसको ठीक करने के तरीके से भी परिचित हो चुके हैं। अब हम जैसा कि हर बार करते हैं, आपके सवाल लेंगे। अगर आपको कुछ भी सवाल पूछना है माइग्रेन से रिलेटेड या कुछ और, तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, एक एक करके हम कुछ सवाल लेंगे। ज्यादा सवाल तो नहीं ले पाएंगे, इसलिए जिनके सवाल थोड़े साइंटिफिक और सब्जेक्टिव है उन्हीं के सवाल लेंगे। आप अगर पेशेंट डिस्कस करोगे तो लास्ट में कर लेंगे। वैसे पेशेंट भी डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं कि पेशेंट डिस्कस नहीं करेंगे हम, ठीक है? तो सर मैं पूछूं? अभी मेरे पास ऑलरेडी 2-3 हाथ खड़े हैं, आप भी अपना हाथ खड़ा कर लीजिए प्लीज। सर मेरा टेक्निकल प्रॉब्लम है, नहीं हो रहा है। पूछिए पूछिए। माइग्रेन और साइनस का कुछ कनेक्शन है क्या? माइग्रेन और साइनस का डेफिनेटली कनेक्शन है, क्योंकि अगर साइनस है तो हाइपोक्सिया होगा, हाइपोक्सिया तो माइग्रेन हो जाएगा। इसको और डिटेल से पढ़ने के लिए आप हमारा मेडिकल योगा कोर्स कर सकती हैं। मेडिकल योगा कोर्स हमारा जो है वो बहुत डिटेल्ड कोर्स है, जहाँ पे आपको मेडिकल साइंस के साथ हम योग और आयुर्वेद और बाकी तरीकों से इलाज करना सिखाते हैं। पर ओके साइनस जो है ये माइग्रेन ही नहीं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम बढ़ाएगा, तो साइनस को जितना जल्दी हो सके ठीक कर लीजिए। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। आइए अगला सवाल लेते हैं, अब हम सीक्वेंस से लेंगे। सुप्रिया पहले आप ही से ले लेते हैं। यस सर। सर वन इज कि आपने बोला दैट स्मोकिंग जो कर रहे हैं उनको माइग्रेन ठीक करने में प्रॉब्लम आएगा, मतलब जो एडिक्टेड हैं वो तो छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर कैसे हेल्प कर पाएंगे? और दूसरा, व्हाट अबाउट चंद्र नमस्कार, विल इट बी हेल्पफुल अलोंग विद सूर्य नमस्कार? और अगर मैं इसको सिर्फ कार्डियोवेस्कुलर एक्ट पे देखूं तो डेफिनेटली हेल्पफुल ओके है ना? अगर ओके मैं इसके दूसरे पार्ट पे ना जाऊं, इसके सिंपैथेटिक रिस्पांस को ही सिर्फ देख रहा हूं मैं, पैरासिम्पैथेटिक रिस्पांस इसमें ज्यादा अच्छा है, तो अगर मैं माइग्रेन को इस तरीके से देख रहा हूं तो डेफिनेटली चंद्र नमस्कार भी किया जा सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि विन्यासा का कोई भी सीक्वेंस या हठ योग का अभ्यास ये बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है? ओके। और जो एडिक्शंस हैं सर उसमें तो नहीं फिर हेल्प कर पाएंगे ना? आपको याद है एक बार आपने क्लास में डिस्कस किया था कि माइग्रेन के लिए मास्टरबेशन क्यों एडवाइस करते हैं? तो यस। ऐसे लोगों को दूसरे तरीके से भी जा सकते हैं, राइट? राइट सर, थैंक यू। चलिए अगला सवाल लेते हैं हम। साधना जी आपका। सर आपने जो ट्रीटमेंट बताया, ये जो मेडिसिनल ट्रीटमेंट है, ये जिसको क्रॉनिक है, जैसे 15-20 साल से चलता आ रहा है, उसके लिए भी इफेक्टिव होगा? बिल्कुल उन्हीं के लिए ही एक मेडिसिनल मैनेजमेंट है। जिनका ओके। एक्यूट है वो तो बेचारे योग और लाइफस्टाइल से ठीक कर लेंगे, क्रॉनिक जी वालों सर। को दवाई के साथ योग और एक्सरसाइज करना होगा, तो उनको जी अच्छे सर। रिजल्ट। और सर आपने ईस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में बताया कि इसमें ईस्ट्रोजन का बहुत, तो मेल में भी वही रोल अदा करता है हार्मोन के, कोई दूसरा? देखिए मेल में भी ईस्ट्रोजन होता है, लेकिन मेल में ईस्ट्रोजन ज्यादा बड़ा कारण नहीं होता। मेल में स्ट्रेस, एंजाइटी, पुअर ब्लड सर्कुलेशन, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से माइग्रेन आता है। थैंक यू सर। आइए अगला सवाल लेते हैं हम। इरा जी आपका। नमस्ते सर।
सर, जिनको मराइना लगा होता है, जिन फीमेल्स को, और अगर वो इफ दे आर सफरिंग विथ माइग्रेन, प्रोलॉन्ग क्रोनिक माइग्रेन, तो उनमें इज इट क्या इसका मतलब ये एस्ट्रोजन डोमिनेंस जो है फॉलिकुलर फेज एंड ल्यूटियल फेज दोनों में है? एम आई राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल सही सही कह रहे हैं आप। हैं? और सर क्योंकि अब मैं वो फीमेल योगा कोर्स पढ़ रहे हैं ना सर आपसे, तो इसलिए नाउ आई एम एबल टू अंडरस्टैंड द रिलेशन व्हाट यू सेड कि एस्ट्रोजन का डोमिनेंस का क्या मतलब होता है। तो सर ये बताइए कि उसमें जब क्या करें फॉलिक्यूलर फेज में फीमेल के साथ को उसको कैसे ट्रीट करें या क्या प्रैक्टिसेस कराएं कि एस्ट्रोजन डोमिनेंस इन अपार्ट फ्रॉम इन स्पाइट ऑफ दिस की मराइना लगा है, तब भी माइग्रेन का अटैक ना उठे फॉलिकुलर फेज के बाद। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आप म्यूट। कोई नहीं। अ, अभी मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? सर बेटर है, बेटर है। जी। तो सर आवाज बंद हो गई। Sir, you are muted. हाँ, मेरी आवाज आ रही है अभी? मेरी आवाज आ रही है आपको अभी? जी सर आ रही है। जी सर। ठीक है मेरी आवाज? फिर से आवाज का देखो यार, हम लोग कैसे फिक्स सर करें। आ रही है आवाज। अच्छा। मेरीना जो है वो आप सुन पा रहे होंगे ना? सर थोड़ा इको है बट आवाज आ रही है। अच्छा। मरीना जो है वो इधर अभी रुक गया। मरीना जो है वो इलाज नहीं है उसका। किसका? ईस्ट्रोजन डोमिनेंस का। तो अगर किसी को ईस्ट्रोजन डोमिनेंस है तो इसमें ये मत समझिए क्या हो रहा है। मेरी आवाज आ रही है अभी? यस सर क्लियर। ठीक है, तो यहीं से बात करते हैं। मेरीना जो है वो ट्रीटमेंट है सिर्फ और सिर्फ फीमेल की पीरियड्स को बंद करके उसके यूट्रस रिमूवल को एक्सटेंड करने का। लेकिन हॉर्मोन्स की जो जर्नी है वो एज इट इज चलती रहेगी। तो हमें हॉर्मोन्स की जर्नी को नहीं रोकना है। हॉर्मोन्स की जर्नी जैसी चल रही है एज इट इज चलती रहेगी। तो हमें काम कहाँ करना है? हमें काम करना है उस फीमेल के ईस्ट्रोजन यूटिलाइजेशन पे। यूटिलाइजेशन कैसे पॉसिबल होगा? यूटिलाइजेशन पॉसिबल होगा उसके मेहनत से, या उसकी मैरिड लाइफ में उसकी हैप्पीनेस से, उसके एक्शन और रिएक्शन, उसकी लाइफस्टाइल पे। तो जब ये सारी चीजें बेहतर होंगी तो डेफिनेटली क्या फायदा मिलेगा आपको?
जब ये चीजें बेहतर होंगी तो आप देखोगे कि काफी सारी चीजें उसकी लाइफ में इम्प्रूव हो गई। तो अगर आप उसकी लाइफ में इन सारी चीजों को इम्प्रूव करना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा तरीका होगा इलाज का। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि अब सर आप तो लेकिन अगर सर लेकिन हर्निया भी है, तब फिर बहुत सारे एक्सरसाइजेस वैसे भी नहीं करवा सकते। इंग्वाइनल भी है और वो नेवल वाला भी है। तो उसके लिए तो हर्निया का इलाज करना ठीक होगा फिर तो। हम्म, सब ब्लोटिंग इश्यूज ये सब फीमेल्स वाले वात की प्रॉब्लम बहुत रहती है। अब इसमें तो कुछ कहना समझदारी नहीं लग रही मुझे, क्योंकि ये कई कारणों से हो सकता है ना। राइट सर। तो अगर यस। ये हो रहा है किसी फीमेल को तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो आप हार्निया का अलग इलाज करोगे, ब्लोटिंग का अलग इलाज करोगे, तब जाके आप किसी सही डिसीजन पे पहुंचोगे कि चीजें क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। पर जो बेसिक इलाज है इसका, जिससे आपको वास्ता रखना है, वो वही है कि उसके ईस्ट्रोजन का यूटिलाइजेशन अच्छा हो। अब यूटिलाइजेशन एक तरीका नहीं, बहुत सारे तरीके हैं। एक्सरसाइज एक तरीका यहाँ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अभी ये लोग वैसे पहली बार जुड़ रहे हैं, बहुत सारे डिटेल में जाऊंगा तो कुछ लोग मुझे जज करने लगेंगे। तो इसलिए मैंने ईस्ट्रोजन का एक बेहतर तरीका बताया कि ईस्ट्रोजन का बेहतर यूटिलाइजेशन का तरीका एक्सरसाइज करना है। लेकिन अच्छे कपड़े पहनने से भी ईस्ट्रोजन यूटिलाइज होगा, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहने से भी ईस्ट्रोजन यूटिलाइज होगा। ऐसे ही बहुत सारे और चीजें हैं जो ईस्ट्रोजन को बेटर यूटिलाइज करने में हेल्प करेंगी। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं अभी मेरी बात आपको ज्यादा क्लियर समझ में आ गई है। थैंक यू सर। आइए अगला सवाल लेते हैं हम। सुप्रिया, आपका सवाल लेते हैं, हमारे पास कई सारी सुप्रिया हैं। जी हाँ सर। सुप्रिया, हाँ सर, नमस्ते। मेरा प्रेगनेंसी रिलेटेड है सवाल। पूछिए। तो मेरी जो क्लाइंट है उसका अभी सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है। तो मैंने वुमन वेलनेस का कोर्स किया है, तो मैंने उसको बोल दिया कि आप वाटर इनटेक बढ़ा दो और वॉक करना स्टार्ट कर दो। सेकेंड सेमेस्टर है उसका। तो उसने कहा कि पिछली बार जब उसको प्रेगनेंसी थी उस टाइम उसको वाटर लीकेज हुआ था। वाटर लीकेज तो डॉक्टर ने कहा था उस टाइम उसको कि ज्यादा पानी पीने की वजह से और वॉक करने की वजह से ये हो गया है। तो क्या ये सही है? तो ये आपने बेव, जो बताया था ये उसमें बे, आपने ये, कहा था कि फिल्ट्रेशन ज्यादा होता है तब पानी बाहर आएगा। ये बेवकूफ डॉक्टर है क्या भाई? हम्म। उसने टॉर्च का नहीं कराया, उसने कोई इन्फेक्शन रूल आउट नहीं किया और उसने बोल दिया पानी पीने से वाटर बैग बर्स्ट हो गया। हाँ। अगर किसी का कभी भी वाटर बैग बर्स्ट हो रहा है तो इसका बड़ा कारण है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन। तो जरूरी है जब कोई फीमेल 32 वीक प्लस हो जाए तो एक बार उसके इन्फेक्शन को रूल आउट जरूर कर लेना चाहिए। ठीक, अगर इन्फेक्शन नहीं होगा तो वाटर बैग बर्स्ट होने की संभावना 80% तक कम हो जाएगी। तो वो जो भी डॉक्टर ने ऐसा बोला वो सिर्फ अपनी गलती को छुपाने के लिए पेशेंट के ऊपर ब्लेम डाल दिया कि तुम ज्यादा पैदल चल रही थी, ज्यादा पानी पी रही थी, इस वजह से हुआ। ठीक है, हाँ। प्रेगनेंसी हम्म। कोई बीमारी नहीं है, वाटर बैग बर्स्ट होने के पीछे उसका इन्फेक्शन था। ओके। हमने हाँ इसको सर। डिटेल से, हाँ, आपने हमें सिखाया भी है। ओके सर, तो थैंक यू। पानी पीना, पैदल चलना बहुत अच्छी चीज है। हाँ। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सीमा आपका। सीमा, ऊशी और रेखा, 3 सवाल हम और लेंगे, तो प्लीज आप लोग जल्दी जल्दी बोल दीजिए। नमस्ते सर। सर नमस्कार सीमा। मुझे पूछना था सर, वज्र रस जो आपने बताया था वो नॉर्मल हेडेक में भी ले सकते हैं क्या, अगर माइग्रेन ना हो तो भी? क्योंकि लोग क्रोसिन पेन किलर खाते हैं तो उसकी जगह। बिल्कुल ले सकती है लेकिन क्रोसिन जितना इफेक्टिव नहीं होगा उसमें। तो नॉर्मल पेन, सर दर्द में क्रोसिन खाना ज्यादा इफेक्टिव होगा। और कोशिश कीजिए कि सर दर्द ना हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बार बार पेन किलर लेना ये आपके लिवर को नुकसान पहुंचाएगा। ओके सर, थैंक यू। आइए अगला सवाल हम उसी आपका लेते हैं।
जी नमस्कार सर। सर मेरा क्वेश्चन था, जैसे एसिडिटी के कारण भी सर में दर्द होता है तो क्या उसको माइग्रेन ही मानेंगे सर? हेलो। बोलिए बोलिए, आपने इतना जल्दी जल्दी बोल दिया ना कि बस इतना समझ में आया कि एसिडिटी को माइग्रेन मानेंगे क्या। सर एसिडिटी में जो दर्द होता है उस टाइम पे भी काफी सिर में दर्द होता है, अगर बढ़ती है एसिडिटी या फिर उससे, तो उसमें जो मतलब दर्द होगा तो उसको भी क्या हम माइग्रेन ही मानेंगे सर? नहीं नहीं, उसको माइग्रेन क्यों मान लेंगे भाई। जी सर। सर एक क्वेश्चन और था, जैसे आपने बताया था कि जैसे एस्ट्रोजन लेवल को बढ़ाने के लिए आप एक्सरसाइज या खुश रहो या अच्छे कपड़े पहनो, अभी जो बताया, तो सर जैसे मेनोपॉज जो होता है तो वो एस्ट्रोजन लेवल उसमें वैसे भी कम हो जाता है, तो उसके लिए भी ये कारगर होता है सर ये सब चीजें? बिल्कुल कारगर होता है इसके लिए। मेनोपॉज थोड़ा अच्छे से पढ़ना चाहती है तो हमारे पास एक बहुत अच्छा सा कोर्स है वुमेन वेलनेस का, जहाँ पे एक फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने से लेके उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होने तक की पूरी जर्नी हम पढ़ाते हैं। आप उस कोर्स में मेनोपॉज को बेहतर समझ सकती हैं। पर हाँ, जी सर। मेनोपॉज के समय में ही अगर कोई फीमेल एक्सरसाइज करती है, अच्छे कपड़े पहनती है, पॉजिटिव रहती है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहती है, अच्छे दोस्तों के साथ उसका इंटरेक्शन होता है, उसके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस अच्छे होते हैं, तो डेफिनेटली उसको मेनोपॉज में बहुत मदद मिलेगी। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। आइए रेखा, आपका सवाल ले लेते हैं। अनीशा आपका, अच्छा एक सवाल और बढ़ गया। ठीक है रेखा, बताएं आप। हाँ जी सर, मेरा भी नमस्ते। मेरा सवाल यही था कि आफ्टर 60 द ईस्ट्रोजन लेवल्स गो डाउन एंड देन व्हाट कुड वन डू इट, बिकॉज सीनियर सिटीजन्स को भी सर में दर्द तो होता ही है। सो बट यू आई गॉट द आंसर, आपने अभी बता दिया कि भाई यू कैन डू एक्सरसाइजेज एंड वेयर गुड क्लोथ्स एंड बी हैप्पी, विच ओके, इज द टफेस्ट पार्ट इन लाइफ। बिल्कुल। थैंक यू रेखा। अनीशा थैंक आपका यू। सवाल ले लेते सर माइग्रेन में जल नेति वगैरह कर सकते हैं क्या? हैं। माइग्रेन में नेति बहुत इफेक्टिव है अगर हम इसको जब थेरेपेटिक वे पे देखते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात भी हुई थी ना कि किसी को साइनस है तो माइग्रेन हो सकता है, तो डेफिनेटली अगर किसी को नेजल कंजेशन है, किसी को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, तो उसको नेति जरूर करा सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए, तो आज की बातचीत को हम यही खत्म करते हैं। आप सबके समय और सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर। थैंक यू थैंक मेनी यू मेनी सर। थैंक यू सर, थैंक यू मेनी सो मेनी मच सर। थैंक यू। थैंक यू, फिर मिलेंगे। थैंक यू और सर। उम्मीद थैंक यू करता हूँ सर। थैंक यू अगले सर। संडे से। थैंक यू, सबका धन्यवाद। अगले संडे से उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये प्रॉब्लम जो है ये खत्म हो जाएगी, जो बार बार